प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे पाठ 2 बचपन। यह एक संस्मरण है जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। और संस्मरण का अर्थ होता है जिसमें लेखक या लेखिका अपने बीते हुए समय को या किसी व्यक्ति के बीते हुए समय को किसी कहानी या लेख के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करती हैं, तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो लेखिका आपको अपनी बचपन के बारे में आपसे बातें शेयर करना चाहती हैं। और अब वो बचपन के दौर से आगे निकल चुकी हैं। वो आपकी दादी की उम्र की भी हो सकती हैं, नानी की उम्र की भी हो सकती हैं, बुआ की उम्र की भी हो सकती हैं, या मौसी की उम्र की भी हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अब बड़ी हो चुकी हैं, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। और परिवार में सभी लोग उन्हें जीजी या बड़ी बहन करके पुकारते हैं। जीजी करता है बड़ी बहन। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। तो सयाना करता होता है समझदार। अभी उम्र में इतने बड़ी हैं कि अपने को समझदार महसूस करने लगी हैं। शायद इसलिए कि पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैं पिछले दशकों की तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। तो बचपन की यादों को याद करते हुए ये अपनी पोशाक के बारे में कह रही हैं, किस प्रकार से वस्त्र पहना करती थी। तो ये विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहना करती थी अपनी बचपन में। जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन लेती थी। नीला हो गया, जामुनी हो गया, ग्रे कलर का हो गया, चॉकलेटी हो गया, हल्के नीले गहरे रंग हो गए। और कपड़ों के जो प्रकार, वस्त्रों के जो प्रकार होते थे, फ्रॉक होती थी, फिर निकरवाकर होता था, स्कर्ट होते थे, लहंगे होते थे, गरारे और चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। इस प्रकार से वो पहना करती थी। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ़्रॉक। तो बचपन के जो कपड़े वो पहनती थी उन्हें अभी तक वो याद हैं। जैसे हल्की नीली पीली धारी वाली फ़्रॉक को पहना करती थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ और हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो इन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो अपने बचपन की पोशाकों को, वस्त्रों को याद करते हुए ये कह रही हैं कि विभिन्न प्रकार की हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक को पहना करती थी। गोल कॉलर और बाजू गोल कफ वाली वो फ्रॉक पहना करती थी। कहीं चुनट और घेरेदार फ्रॉक हुआ करती थी, जिनमें गुलाबी रंग की फ्रिल लगी रहती थी। और उस समय जो बालों को बनाने का जो तरीका था, तो उसमें रिबन लगाई जाती थी और रिबन से बालों को बांधा जाता था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर फर टंकी थी। तो विभिन्न प्रकार के होते। लेमन कलर का था, एक फ्रॉक हुआ करता था जिसके नीचे फर टंकी हुई रहती थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग की और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो उनके पास ट्यूनिक भी थी, चॉकलेट अलग अलग कलर की, प्याजी कलर की, ये दूसरे सफ़ेद कलर की, प्याजी कलर की। इस प्रकार से उनके पास ये कपड़े हुआ करते थे अलग अलग प्रकार के। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। तो उन्हें अपने मोजों का जो उनके पास स्टॉक था वो उन्हें आज भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बाहर नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो बचपन में जो लेखिका के घर में जो नौकर थे, उनको वो अपने मोजे उन्हें धुलने के नहीं दिया करते थे। सभी बच्चों को अपने मोजे खुद धोने होते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो सभी बच्चे अपने शूज़ पॉलिश इस संडे को इतवार को अपने शूज़ पॉलिश किया करते थे और उनको अच्छी तरह से पॉलिश करते थे जब तक वो चमक नहीं जाते। सर, और मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं।
कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। तो लेखिका कह रही हैं कि उस समय जो शू पॉलिश था हमें बहुत अच्छा लगता था शूज़ में पॉलिश करना, और अब विभिन्न प्रकार के शूज़ आ चुके हैं, क्योंकि उस समय सीमित ही शूज़ हुआ करते थे, लेकिन अब विभिन्न प्रकार की कंपनियां आ चुकी है, विभिन्न प्रकार के शूज़ों के प्रकार आ चुके हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब उनके लिए शूज़ लाया करते थे, वो शूज़ इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे, और उन्हें पहनने में बहुत परेशानी होती थी। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तो जूतों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो कहीं से जूता पाँव को काट देता था तो उस जगह वो रुई रख देती थी, और इस प्रकार से वो उन जूतों को पहना करती थी। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, तो घर के सदस्य जो थे, उनके पेरेंट्स जो थे, उनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीने के देते थे, क्योंकि जो थोड़ा तीखा भी होता था, तो जो उन्हें पीना अच्छा भी नहीं लगता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो जब वो ऑयल पिया करते थे तो उससे अच्छा न लगने के कारण मितली का तो मतलब थोड़ा सा उल्टी टाइप का आ जाना, वोमिटिंग आ जाना या जी मचलाना, उसको मितली कहते हैं। इस प्रकार से वो महसूस करती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो वो कह रही हैं अगर हम उस दवाई को भी नहीं पीते तो हमारी सेहत वैसे भी सही ही रहती थी, स्वस्थ रहती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। और लेखिका कह रही है कि एक वो समय जब मेरा बचपन था और अब का समय, इसमें काफ़ी अंतर हो चुका है। उस समय जो बच्चों के जो दिलचस्पियाँ हुआ करती थी, बच्चों के जो मनोरंजन के साधन हुआ, उनमें सब अंतर हो चुका है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया, सहतूत और फालसे और खसखस की शरबत कोक पेप्सी में। तो यहाँ पे लेखिका वर्तमान समय में किस प्रकार से बदलाव हुआ है, उस समय और उस समय में कितना चेंजिंग हो गया है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि जो आइसक्रीम, जो कुल्फ़ी थी वो अब आइसक्रीम के रूप ले चुकी हैं। कचौड़ी समोसा से ज़्यादा लोग अब पैटीज़ को पसंद करते हैं, और सहतूत और फालसे और खसखस की जो शरबत मिला करती थी, कोल्ड ड्रिंक्स मिला करती थी, वो अब कोक पेप्सी में बदल गया है। अब लोग कोक पेप्सी को ज़्यादा पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। तो लेखिका के बचपन के समय कोक नहीं मिला करती थी, अब लेमनेड और विमटो 2 कंपनियाँ आती थी। उन कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स लोगों को पीने के लिए मिला करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। और जो शिमला और दिल्ली के जो बच्चे हैं, शिमला जो हिमाचल राज्य में पड़ता है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको रेस्तरां का अर्थ होता है रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में चॉकलेट और पेस्ट्री लेने जाया करते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और जो उनके घर के जो भाई बहन थे उनकी ड्यूटी मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की लग जाती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो लेखिका को समय की याद आ रही है कि किस समय गिरजा में जाया करते थे। गिरजा का अर्थ होता है जहाँ क्रिश्चियन लोग, जहाँ जिसको हम चर्च बोलते हैं, वहाँ वो जाया करते थे, और कन्फेक्शनरी काउंटर पे विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री, चॉकलेट इस प्रकार से लिया करते थे, विभिन्न प्रकार की, और उनकी खुशबू उन्हें आज तक भी याद है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। तो उनके पास विभिन्न प्रकार का चॉकलेट का स्टॉक रहता था, विभिन्न प्रकार की चॉकलेटें हुआ करती थी, जिनको रात को सोते समय खा लिया करती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी, कसमल, सोच कर ही मुँह में पानी भर आए, चेस्टनट,
एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते हैं फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो जो शिमला के जो काफ़ल हुआ करते थे, जो खट्टे मीठे इस प्रकार से, जो कुछ गुलाबी कलर के हुआ करते थे, कुछ रस से भरे हुए रहते थे, तो उनको याद करके उनके मुंह में आज भी पानी भरा आता है। और जो चेस्टनट होता है, जो अखरोट होते थे, उन्हें वो आग में भूनकर उनके छिलके उतार कर फिर उनको खा लिया करती थी और उनके स्वाद उन्हें आज भी याद है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने और गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो जो खाने पीने की जो पसंदीदा चीज़ें थी जो लेखिका अपने बचपन में खाती थी, उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पे किया है कि किस प्रकार से गरम चने लिया करती थी। उसमें एक पुड़िया बना ली जाती थी, पुड़िया को चने में पुड़िया में चने डाले जाते थे, फिर उसमें गरम गरम चने हुआ करते थे और उनको वो बड़े मज़े से खा लिया करती थी। और उस समय एक सॉन्ग चलता था, गाना चलता था, गरम बाबू चना जोर गरम, इस प्रकार से सॉन्ग चला करता था, वो उनको आज भी याद है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यहाँ पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुँह में डालने और कदम उठाने में एक खास की लय रफ्तार थी। तो कुछ बच्चे अपने हिसाब से, अपने मनपसंद से उसमें अपनी तरफ से मसाला भी तेज तीखा जैसा उन्हें अच्छा लगे, इस प्रकार से वो उस मसालेदार चने को बनवाते थे। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो यहाँ पे लेखिका ने घूमने के जो स्थान थे उसका वर्णन यहाँ पे किया है कि किस प्रकार से अपनी ननिहाल जाया करती थी, नानी के घर जाया करती थी, और वहाँ जो उनके नानी के घर में जो घोड़े थे उनकी सवारियाँ किया करती थी, और जो देखने में खूब लंबे चौड़े हुआ करते थे उन घोड़ों की वहाँ सवारी किया करती थी। तो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे लेने जाया करते थे। सामने उन्हें जाखू का पहाड़ दिख जाता था, ऊंचा चर्च दिखाई देता था। चर्च की घंटियों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती थी। सूर्यास्त के समय उन्हें नीले आसमान में गुलाबी सुनहरी धारियाँ दिख जाती थी। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती थी। जो पूरा शहर है, शहर की जब शाम हो जाती थी तो शाम को सारी दुकानों की लाइट खुल जाती थी। जो रंग बिरंगी जो लाइट हुआ करती थी, जो प्रकाश हुआ करता था, उससे सारा जो मार्केट था, पूरा बाजार था, वो रोशनी से जगमगा उठता था। जो दृश्य उन्हें आज भी याद है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। और उन्हें भी आज वो याद है। स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान थी जिसके सामने एक शोरूम बना हुआ था और उसमें कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पटरियाँ बनी हुई थी, उस पर लाल डिब्बे बने हुए थे और लाल डिब्बे में लाल टीन की छत बनी हुई थी जहाँ पे वहाँ सिग्नल भी दर्शाए गए थे उस मॉडल में। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यहाँ देखो और वहाँ गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो लेखिका के बचपन में जो तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी वह ट्रेन हुआ करती थी, और जब वो दिल्ली जाया करती थी तो कभी कभार उन्हें हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाता था और बच्चे अपने घरों की छतों पर जाकर उस हवाई जहाज़ को देखते थे। मानो ऐसा लगता था कोई भारी भरकम पक्षी आसमान में उड़ा जा रहा हो। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा।
छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसे लग रही है। तो लेखिका की कुछ अमिट याद है जो जिसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है कि शुरू में लेखिका को किस प्रकार से चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। डॉक्टर ने उन्हें समझाया, आश्वासन दिया कि आपका चश्मा जल्दी से उतर जाएगा, पर यह अब तक नहीं उतरा था। ये उम्र के साथ ही वो चश्मा उन पे लगा ही रहा। इसके लिए वह स्वयं को दोषी मानती है। वह कहती है कि चश्मे जो मेरी आंखों में जो चश्मा लगा उसका कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं दिन में न पढ़कर रात को टेबल लैंप पे पढ़ा करती थी। और पहली बार जब चश्मा लगाने पर चश्मा उन्होंने लगाया तो उनके जो चचेरे भाई थे वो उनको मजाक के अंदाज में उनको चिढ़ाते भी थे, उनको उनकी मजाक उड़ाया करते थे। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस प्रकार से उनके चचेरे भाई उनको मजाक के अंदाज में उनको छेड़ा करते थे, उनको चिढ़ाया करते थे। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गई तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो वह अपने रूम में जाती थी और शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी, तो चश्मा उतारती थी, चश्मा फिर लगाती थी, फिर निकालती थी, फिर लगाती थी, और बार बार इसी को दोहराती थी और दोहराते हुए गाती थी, सूरत बने लंगूर की, नहीं, हाँ। तो इस प्रकार से बार बार दोहराती थी, खुद अपने शीशे में मजाक के अंदाज में चश्मा उतारती थी और लगाती थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो लेखिका कभी शीशे पे अपने भाई के टोपा पहन लेती, कभी उसको उतारती, तो ऐसे मजाकिया अंदाज में वो ऐसा बार बार करती। अब लेखिका की जो पसंद थी वो थी जैसे अपने भाई की टोपा पहन लेना, और वह उसे कभी कभी अजीब लगता था, लेकिन मजाक के तौर में उसको पहन लेती थी। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुभीती वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये उन दिनों को याद कर रही हैं कि किस प्रकार से हम बचपन में रहा करती थी। बचपन के दिनों को याद कर रही हैं कि हमारा बचपन किस प्रकार से बीता, जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं, गाते हैं, अपने बचपन को पूरा एंजॉय करते हैं। उसी प्रकार लेखिका का बचपन था, जो बचपन उन्होंने अपने लेख के माध्यम से आप सभी के को शेयर किया है, आप सबके समक्ष रखा है। तो ये संस्मरण था बचपन, जिसकी लेखिका थी कृष्णा सोबती। और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आई होप आपको ये संस्मरण बहुत अच्छा लगा होगा।